सो हेलो एंड वेलकम टू करेंट स्कैन। मेरा नाम है सौरभ सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट परमिट्स के बारे में। पहला है इनर लाइन परमिट्स, दूसरा है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और तीसरा है रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। हम जानने की कोशिश करेंगे ये तीनों परमिट का मतलब क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, किस एरिया में ये परमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। बट उससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है और ये है आपका क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश किस कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता? आपके ऑप्शंस हैं ए भूटान, बी नेपाल, सी म्यांमार या डी चाइना। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इनर लाइन परमिट क्या होता है। व्हाट इज इनर लाइन परमिट? इनर लाइन परमिट सेंटेंस में इसका मीनिंग छुपा हुआ है कि आपको इस लाइन के अंदर आने के लिए आपको एक परमिट की जरूरत है। मतलब इनर लाइन परमिट एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करता है इंडियन सिटीजन्स को to visit or stay in a particular state that is protected under the ILP system और inner line permit system। inner line permit के इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और ये इनर लाइन परमिट सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन्स को इशू किया जाता है। मतलब जिस स्टेट में इनर लाइन परमिट सिस्टम है और उस स्टेट में इंडियन सिटीजन्स को घूमना है या किसी पर्पस के लिए कुछ समय के लिए रुकना है, तो उस इंडियन सिटीजन्स को स्टेट गवर्नमेंट की, वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, उनसे इनर लाइन परमिट लेना होगा। लेकिन बट व्हाट अबाउट फॉरेनर्स? क्या फॉरेनर्स को भी ILP लेना होगा? आंसर इज नो। फॉरेनर्स को ILP लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर फॉरेनर्स को ILP सिस्टम वाली स्टेट में विजिट करना है तो उन्हें प्रोटेक्टेड एरिया परमिट इशू करवाना होगा कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि इनर लाइन परमिट सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट पर इशू होता है, फॉरेनर्स को प्रोटेक्टेड एरिया परमिट इशू होता है। ठीक है, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। अब दो तरह के इनर लाइन परमिट इशू होते हैं। पहला तो टूरिस्ट लोगों के लिए होता है और दूसरा है वो उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ स्टे करना चाहते हैं। और वो रीज़न क्या है? एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए। अगर वो वहाँ पे रुकना चाहते हैं तो उनको इनर लाइन परमिट थोड़ा लंबे समय के लिए मिल जाता है। अब ILP इशू कराते समय जो डॉक्यूमेंट होता है, जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको बताना होता है कि आपको किस डेट से ट्रैवल करना है और आपको किस एरिया में विजिट करना है। ये आपको बताना कंपलसरी है। मतलब जिस एरिया में आपको विजिट करना है, फॉर एग्जांपल आपको अरुणाचल प्रदेश के किसी शहर में विजिट करना है और उसके अलावा आप और कहीं भी विजिट करने चले जाते हो, घूमने चले जाते हो, तो वो आपको वो इलीगल कहलाएगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन में उस डिस्ट्रिक्ट का मेंशन किया है लेकिन आप और भी जगह घूम रहे हो जिसका मेंशन उस एप्लीकेशन में नहीं है, तो वो आपको इलीगल कहा जाएगा और आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। नाउ जब आप डेट ऑफ ट्रैवल का डिक्लेरेशन करते हो, उसी समय आपको डेट ऑफ एग्जिट का भी डिक्लेरेशन बताना होता है कि आप कब वहाँ से एग्जिट करोगे। और उस स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा अगर आप रुकते हो, अगर ओवर स्टे अगर आप करते हैं, तो वो इलीगल कहलाएगा। इस कंडीशन में भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। करेंटली 4 इंडियन स्टेट्स में इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है। पहला है मणिपुर, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है मिजोरम। इस लिस्ट में आगे और भी स्टेट्स ऐड हो सकते हैं, लाइक मेघालय। अभी ऐड नहीं हुआ लेकिन आगे हो सकता है। जब भी इस तरह की न्यूज़ आएगी मैं आपको इस पे वीडियो बना के बता दूंगा। अब इन 4 स्टेट्स में किसी भी इंडियन सिटीजन्स को अगर विजिट करना है तो उनको इनर लाइन परमिट लेना होगा कंसर्न स्टेट से। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमेशा याद रखना कि मिजोरम इकलौता भी एक ऐसा स्टेट है इसमें जो इनर लाइन परमिट में भी आता है, 6 शेड्यूल में भी इसका नाम मेंशन है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमेशा याद रखना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ ये मैप है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के। इसमें जो ब्लू शेडेड एरिया है वो इनर लाइन परमिट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और ये असम हो गया, मेघालय और त्रिपुरा, ये 6 शेड्यूल में आते हैं। और याद रखना ये मिजोरम भी 6 शेड्यूल में आता है, प्लस ILP में भी आता है। 6 शेड्यूल के बारे में मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर करूंगा तो वो थोड़ा सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसका लेक्चर अलग से बना दूंगा। नाउ अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का ओरिजिन कैसे हुआ? देखिए, इनर लाइन परमिट डेट इज ILP का जो कंसेप्ट है, इसका ओरिजिन हुआ है कॉलोनियल पीरियड से, अंडर द
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक रेगुलेशन फ्रेम करना चाहते थे वो, और इस रेगुलेशन के थ्रू वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे एंट्री और स्टे ऑफ आउटसाइडर इन दैट डेजिग्नेटेड एरिया। ये डेजिग्नेटेड एरिया क्या है? ये डेजिग्नेटेड एरिया वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और इसका रीजन क्या देते थे कि वो क्यों अलाउ नहीं करना चाहते थे आउटसाइडर्स को? इसका सीधा सिंपल रीजन वो देते थे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इनका अपना एक ट्राइबल कल्चर है, इनका अपना एक ट्रेडिशन है, जिससे आउटसाइडर्स आके इसमें इंटरवेन ना करें। इसलिए वहाँ पे वो एक आईएलपी सिस्टम बनाना चाहते थे। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में किसी भी आउटसाइडर्स को आना है तो ब्रिटिशर से उनको वहाँ पे जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन इसका एक्चुअल रीज़न कुछ और था, और वो एक्चुअल रीज़न था इनका खुद का कमर्शियल इंटरेस्ट, दैट इज ट्रेड। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे टी, ऑयल और एलिफेंट्स का ट्रेड बहुत अच्छा होता है। इसलिए वो चाहते थे कोई भी आउटसाइडर इसमें इंटरवेन ना करे और यहाँ पे आके वो बिजनेस का एक्सेस ना ले सके। इसीलिए दैट इज ब्रिटिशर्स ने आईएलपी उस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लागू कर दिया। इस एक्ट में ब्रिटिशर्स ने जब आउटसाइडर्स की बात की तो उसमें इनने लिखा ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, और ब्रिटिश सब्जेक्ट का जो रियल मीनिंग है वो है इंडियंस। दैट मीन्स वो इंडियंस जो अदर स्टेट्स के जो इंडियंस हैं उनका मूवमेंट अलाउ नहीं करना चाहते थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया ब्रिटिश सब्जेक्ट वर्ड को विद द वर्ड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। और आज जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं अदर देन दीज 4 स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन स्टेट्स में अगर इंडियन सिटीजन्स को अगर विजिट करना है तो उनको कंसर्न स्टेट से आईएलपी इशू करवाना पड़ता है। और इस 1873 रेगुलेशन एक्ट को आईएलआर और आईएलपी के नाम से भी जाना जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएलपी। आईएलपी का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है वहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वहाँ पर अदर इंडियन नेशनल्स के सेटलमेंट, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट को प्रिवेंट करने के लिए आईएलपी लागू किया गया। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है वहाँ के इंडिजिनस कल्चर और ट्रेडिशन को वहाँ बचाने के लिए आईएलपी का यूज किया गया है। तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इस डॉक्यूमेंट का यूज होता है टू रेगुलेट द मूवमेंट इन सर्टेन एरियाज लोकेटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। और जो इसका चौथा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इलीगल माइग्रेंट्स इनकी एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करना। नाउ अब हमारा सेकेंड टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, दैट इज पीएपी। अब ये पीएपी क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को समझने के लिए पहले आपको जानना होगा प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958, ऑल एरियाज बिटवीन इनर लाइन एंड इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ द स्टेट, इनके बीच में जितना भी एरिया आता है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। और इस प्रोटेक्टेड एरिया में अगर किसी फॉरेनर को विजिट करना है तो उसे प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना होगा। करेंटली प्रोटेक्टेड एरियाज ये फॉलोइंग स्टेट्स में भी हैं। पहला है पूरा अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, थर्ड पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फोर्थ इज पूरा मणिपुर, फिफ्थ इज पूरा मिजोरम, सिक्स्थ फुल नागालैंड, सेवेंथ इज पार्ट्स ऑफ राजस्थान, एट इज पूरा सिक्किम, पार्टली इन प्रोटेक्टेड एरिया एंड पार्टली इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भी है, वो दोनों में आता है। और नाइन्थ है पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। नाउ अब पीएपी को भी इशू कराने के लिए फॉरेनर्स को कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना जरूरी है। नाउ जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि टूरिस्ट को ट्रेवल करना होगा ग्रुप में, और वो ग्रुप एटलीस्ट 2 मेंबर का तो होना ही चाहिए। किसी एक को अलाउ नहीं किया जाता, कम से कम 2 और 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए पीएपी को इशू करवाने के लिए। और उसके साथ ही साथ उनको ट्रैवल करना होगा विद अ रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट ओनली। सेकेंड कंडीशन है कि जो सिटीजन्स होंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार, इनको पीएपी इशू तब होगा ओनली विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नाउ अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। इसमें द फॉरेनर्स रेस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑर्डर 1963 ये कहता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट दैट इज आरएपी ये रिक्वायर्ड होगा नॉन इंडियंस को टू विजिट सर्टेन एरियाज इन इंडिया। दैट मीन्स फॉरेनर्स को रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना होता है कुछ एरियाज में विजिट करने के लिए इंडिया के, और वो एरिया यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और कुछ पार्ट ऑफ सिक्किम। यहाँ पर अगर किसी फॉरेनर्स को विजिट करना है तो उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट दैट इज आरएपी इशू करवाना होगा।
इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए रिलेटेड टू द एग्ज़ाम। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।